हेलो एवरीवन, द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रुप थ्योरी की सीरीज में आज हम स्पेशल ग्रुप्स के कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं Zn प्लस एन ग्रुप का, जहां इस प्लस एन को बोलते हैं अवशेष योग संक्रिया, मोडुलो एडिशन ऑपरेशन। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, Zn प्लस एन जो है वो हमेशा एक क्रम विनिमय ग्रुप होता है, हमेशा एक क्रम विनिमय ग्रुप होता है। और यहां जो ये Zn समुच्चय हम काम में ले रहे हैं वो Zn होता है 0 1 2 3 और यहां लास्ट में आ जाएगा n-1। यानी अगर यहां Zn लिखा है तो ये एंड जो वैल्यू होगी वो n-1 तक होगी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं Z4 तो Z4 का मतलब होगा 0 1 2 3। अगर हम बात करें Z5 की तो होगा 0 1 2 3 4। इस तरह से ये वैल्यूज होती हैं। यानी Zn की बात करेंगे तो n-1 तक आएगा। ये प्लस एन संक्रिया कैसे काम करती है ये भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ये जो प्लस एन संक्रिया है ये इस तरह से काम करेगी कि कोई भी दो अवयव हैं, मान लीजिए A, बीच में लग रहा है प्लस एन और B, तो ये सामान्य योग संक्रिया की तरह होगा A प्लस बी तक, जब तक कि क्या हो A प्लस बी का मान n से छोटा हो। लेकिन A प्लस बी में से n घटा देंगे कब? जब n से बड़ा वैल्यू आ जाएगा सम करने पर। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि A प्लस बी अपॉन n करने पर जो शेषफल बचेगा, जो रेस्ट वैल्यू बचेगी, वो A प्लस एन बी का मान लिया जाएगा। हम एग्जाम्पल से इस चीज को समझेंगे, तो आप इसको लिख दीजिए A प्लस बी अपॉन एन का जो शेषफल होगा वो इसकी वैल्यू होगी कब? जब A प्लस बी का मान n से बड़ा हो। और बराबर होने पे क्या हो जाता है? बराबर होने पे शेषफल कितना आ जाता है? 0। यानी कोई भी दो संख्याओं का योगफल अगर n आ जाता है या n का मल्टीपल आ जाता है तो उस वैल्यू को 0 काउंट कर लिया जाता है। ऐसे काम करती है अवशेष योग संक्रिया। तो ये हमेशा क्या होगा? क्रम विनिमय ग्रुप होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम ग्रुप थ्योरी के 3rd लेक्चर में ले चुके हैं। फिर भी इसको रिमाइंड करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल और इसका लेना चाहूंगा जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल से क्लियर हो। तो देखिए, जैसे कि मैंने आज ले लिया Z4 प्लस 4, इसको हमें अगर चेक करना है ग्रुप, तो हम एक ट्रिक से और डायरेक्ट यानी कि पूरा कंसेप्ट पूरी डिटेल न जानकर सीधे सीधे कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ग्रुप होगा। तो सबसे पहले आपको एक संक्रिया सारणी तो बनानी पड़ेगी। जैसे इधर लिख देंगे आप +4। ये आप जानते हो कि Z4 के अंदर एलिमेंट कौन से होंगे? 0 1 2 3। अब +4 है तो इधर एलिमेंट लिख देंगे आप 0 1 2 3। यहां भी 0 1 2 एंड 3। अब 0 को 0 से जोड़ेंगे 0, 1 से जोड़ेंगे 1, 2 से 2 और 3 से 3। 0 से 1 दोबारा से 1 और 1 2, 1 और 2 3, 1 और 3 4 होते ही इसको 0 काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि दोनों का सम क्या हो गया? 4 और 4 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या बच गया? 0। ऐसे यहां 2, 2 से 1 3, 2 से 2 4 होते ही 0, 2 से 3 होते ही 5, 5 में 4 का डिवाइड तो शेष कितना बच गया? 1। 3, 3 और 1 4 को फिर से 0, 3 और 2 5, 1 मान लिया जाएगा, 3 और 3 6 को 2 मान लिया जाएगा। अब सीधे सीधे आपको यह देखना है फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहते हैं? द्विचर संक्रिया। द्विचर संक्रिया या इसको कह सकते हैं समवर्तता। पहला जो गुणधर्म होता है वो या तो द्विचर संक्रिया या समवर्तता के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि सारणी में मिलने वाला प्रत्येक अवयव दिए गए समुच्चय में विद्यमान है तो द्विचर संक्रिया यहां एग्जिस्ट कर रही है, मतलब समवर्तता गुणधर्म का पालन यहां हो रहा है। दूसरा, योग संक्रिया हो चाहे वो अवशेष योग संक्रिया हो, हमेशा साचर्यता गुणधर्म का पालन होता है।
तीसरा कंसेप्ट होता है तत्समक अवयव। तो ऐसा कौन सा अवयव है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ने पर वही एलिमेंट मिल रहा है? तो देखो जीरो के सामने चेक भी कर सकते हैं अपन सीधा सारणी से, जीरो के सामने एलिमेंट वही रिपीट हो रहे हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं। देखो 0 1 2 3। तो वैसे भी हम जानते हैं प्लस के लिए तत्समक अवयव 0 होता है और वो 0 इस समुच्चय का मेंबर भी है। चौथा है प्रतिलोम अवयव। तो इस सारणी से हम सारी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। जैसे देखना 0 का प्रतिलोम 0 होगा, 1 का प्रतिलोम कौन होगा? देखना 1 में क्या जोड़ें कि 0 आए? तो 1 में 0 जोड़ने के लिए हमने क्या अप्लाई किया? 3। तो 1 का एलसीएम 1 का इनवर्स क्या आ गया? 3। 2 का इनवर्स, तो 2 के सामने देखो 0 कब आया? जब मैंने 2 में 2 ऐड किया। 3 के सामने 0 कब आया? देखना 0 आया जब 1 ऐड किया। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी यहां एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हैं। पांचवा जो रूल होता है वो होता है क्रमविन्मेयता। पांचवा रूल है क्रमविन्मेयता, वो भी सेटिस्फाई होगा। योग संक्रिया और गुणा संक्रिया यानी कि एडिशन और मल्टीप्लाई हमेशा साचर्यता और क्रमविन्मेयता गुणधर्म का पालन करती है। इस तरह से आप कह सकते हो कि Zn प्लस n या Z4 प्लस 4, Z5 प्लस 5, n कोई भी नंबर होगा यहाँ पे, सभी केसेस में ये ग्रुप का निर्माण करता है। दूसरा एग्जांपल हम गुणा संक्रिया के लिए लेंगे, लेकिन वो किस तरह से काम करेगी उसको भी समझना है। जब हम लेते हैं Zn और यहां मल्टीप्लाई n, ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लेते हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखना, इस Zn को 1 2 n-1 तक लिया जाता है। यह बात स्पेशली यहां ध्यान रखना कि 0 को Zn में शामिल नहीं किया जाएगा। कब? जब यहां गुणा n संक्रिया होगी, यानी 0 को इस सेट का सदस्य नहीं माना जाता। ऐसे केस में Zn में गुणा n संक्रिया कब कब पूरे ग्रुप का निर्माण करेगी, ये हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। तो मैं 2 एग्जांपल यहां लूंगा, लेकिन पहले देखिए Z4 मल्टीप्लाई 4। क्योंकि अभी अभी अपन लेटेस्ट प्लस के लिए यहां 4 लेकर सोल्व करके गए हैं, तो मल्टीप्लाई के लिए भी चेक कर लेते हैं। वैसे ही ऑपरेट होगा, यहां गुणा 4 लिख देंगे, लेकिन इस बार ध्यान रखना जो Z4 है उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 1 2 3, 0 नहीं होगा। n-1 तक है, n होने पर, तो 4 होने पर 3 तक आएगा। दोनों तरफ एलिमेंट लगा दीजिए 1 2 3 1 2 3। 1 से मल्टीप्लाई हुआ 1 तो 1 आ गया, 2 से हुआ 2, 1 से 3 से हुआ तो 3, 2 1 से हुआ तो 2, लेकिन 2 2 से मल्टीप्लाई होने पर 4, 4 में 4 का डिवाइड लगाने पर जो शेष फल है वो कितना बच गया? 0। तो यहां कितना आ गया? 0। 2 से 3 हुआ तो 6, 6 में 4 का डिवाइड जाने पर शेष फल कितना आ गया? 2, तो यहां जाएगा 2। 3 से 1 गुना हुआ तो 3, 2 से हुआ तो 6, तो बच गया 2, 3 से 3 गुना हुआ तो 9/4, भाग लगाएंगे, शेष फल कितना बच गया? 1, तो यहां कितना जाएगा? 1। ये संक्रिया सारणी बन गई इस समुच्चय के लिए और इस गुणा संक्रिया के लिए। तो अब हमें पता करना है कि इसके अंदर ग्रुप की कौन कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, और अगर सारी हो रही है तो ग्रुप होगा, नहीं है तो फिर ग्रुप नहीं होगा। सबसे पहला हमें बताना है द्विचर संक्रिया, या उसी गुणधर्म का नाम होता है संवर्तता। तो द्विचर संक्रिया है क्या यहां पे बताओ? क्योंकि इस संक्रिया सारणी में मिलने वाले 9 अवयव Z4 में बिलोंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहां एक एलिमेंट आगे 0 जो इस ग्रुप का मेंबर नहीं है। आप इसको सीधे सीधे से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई भी रो में, कोई भी कॉलम में एक भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, यहां मिलने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट इस समुच्चय के मेंबर होने चाहिए। एक भी कंडीशन अगर ऐसी फॉलो नहीं हो रही तो द्विचर संक्रिया संवर्त नहीं होगी, क्योंकि 0 जो है वो इस समुच्चय का सदस्य नहीं है। 0 नॉट बिलोंग टू Z4 मैंने बताया था। इसका मतलब ये वाला समुच्चय इस गुण संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होगा। बाकी कंडीशन ये फॉलो कर सकता है, लेकिन जब द्विचर संक्रिया ही नहीं है तो आगे की केसेस की या आगे की कंडीशन की बात ही करना
गलत होगा। इसका मतलब आप समझ गए। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, इसका एलिमेंट्स बढ़ा देते हैं थोड़ा, ऐसा हमेशा हो जरूरी नहीं है, देख लेते हैं लेकिन हम आगे के केस में। जैसे Z5 ले लिया यहां पे आपने और वही मल्टीप्लाई 5 का बाइनरी ऑपरेशन रख लिया। अब आप समझ गए होंगे जो Z5 है उसके अंदर मेंबर कौन कौन होंगे, 1 2 3 4। इसकी जो संक्रिया सारणी है वो किस तरह से बनेगी, 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां लिख देंगे मल्टीप्लाई 5। गुणा करते हैं, 1 से 1 गुणा हुआ 1 2 3 4, यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 से 1 गुणा हुआ 2, 2 से 2 गुणा हुआ 4। अब बात करेंगे 5 या 5 से बड़े होने पर, तो 3 गुणा 2 6 हो गए, 6 में 5 का भाग लगाया, शेषफल कितना आ गया 1। 4 दूनी 8, 5 का भाग लगाया 3। 3 से 1 गुणा हुआ, 3 से 2 गुणा हुआ 6, भाग लगाने पे शेषफल। 3 से 3 गुणा हुआ 9, 5 का डिवाइड लगाने पर रेस्ट कितना बच गया 4। 3 से 4 को गुणा किया 12, 12 में 5 का भाग लगाया, 2 बार तो पूरा चला गया और 2 बच गया रेस्ट शेषफल, तो यहां गया 2। ऐसे आपको संक्रिया सारणी बनानी है। 4 से 1 गुणा हुआ 4, 8 मतलब 3, 12 मतलब 2, 16 मतलब 1, क्योंकि 15 में तो भाग गया कंप्लीट और 1 बच गया शेषफल। अब एक एक करके हमें वो चारों पांचों गुणधर्म चेक करने हैं। उसके बाद हम एक नियम बनाएंगे। पहले समझ लीजिए, पहला गुणधर्म है समवर्तता या द्विचर संक्रिया। तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों? क्योंकि सारणी में मिलने वाला प्रत्येक अवयव उस दिए गए समुच्चय में विद्यमान है। दूसरा मैंने आपको बता दिया, साचर्यता यानी कि एसोसिएटिविटी हमेशा अप्लाई होगी जब यहां पे कोई गुणा या प्लस संक्रिया हो, सोचना ही नहीं है, साचर्यता हमेशा होगी। तीसरा आता है तत्समक अवयव। तो सामान्य गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव कौन होता है, 1। यहां भी 1 होगा क्योंकि 1 के सामने ये वाले एलिमेंट एज इट इज आ रहे हैं। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी से भी गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1, और 1 इस समुच्चय का, इस सेट का मेंबर है। इसका मतलब तत्समक अवयव भी अप्लाई हो रहा है यहां पे। चौथा है प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव में आपको अलग अलग अवयवों का इनवर्स बताना है। तो जैसे देखिए 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर भी 1 आ जाए, तो 1 के लिए तो 1 ही होगा। आइडेंटिटी का इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी होता है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो देखो 2 के सामने 1 कब आया, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 का इनवर्स कौन हो गया 3। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो देखो 3 के सामने 1 कब आया, जब उसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया। 4 के सामने 1 कब आया, देख लो 4 के सामने 1 कब आया, जब उसको 4 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये सारे के सारे 1 का इनवर्स 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 4, और हर अवयव का इनवर्स दिए गए समुच्चय में विद्यमान भी है। इसका मतलब प्रतिलोम अवयव का गुणधर्म भी यहां सेटिस्फाई होता है। 5वां गुणधर्म है क्रम विनिमयता। सोचना ही नहीं है, जब आपको गुणा और प्लस यानी कि योग संक्रिया दे रखी है तो क्रम विनिमयता गुणधर्म हमेशा अप्लाई होगा। तो यहां क्रम विनिमयता गुणधर्म सेटिस्फाई होगा, यानी कोई भी 2 अवयवों को गुणा करें, उनका ऑर्डर बदलेंगे तो भी आंसर सेम होगा। तो इस बार Zn गुणा n या Z5 गुणा 5 जो है वो क्या दे रखा आपको, वो क्रम विनिमय गुणधर्म के 5 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अंतर क्या है, पिछली बार आपके पास था Z4 गुणा 4 जो कि ग्रुप का निर्माण नहीं कर रहा था, और इस बार कर रहा है। इससे हम एक नियम बनाने वाले हैं और आप किसी भी बड़े से बड़े ग्रुप पे आप उसको अप्लाई करना लग जाएगा। रूल बनाए कि Z5 गुणा 5 या Zn गुणा n हमेशा कम्यूटेटिव ग्रुप होगा यदि n क्या हो, n एक अभाज्य संख्या हो। जब n यहां पे कोई अभाज्य संख्या होगी तब ये क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करेगा। तो ये दोनों नियम आपको लिखा देता हूं, ये वेरी मोस्ट हैं, देखना डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन। इसमें कंपटीशन एग्जाम में भी
वैसे बीएससी में और एमएससी में भी ये चीजें यूजफुल हैं। तो देखिएगा, दो आप नोट कर लीजिए जो कि वेरी मोस्ट है, हमेशा देखना Zn प्लस n सदैव क्रमविन्मय ग्रुप होता है, जहां Zn का मतलब है 0 1 2 3 n-1। दूसरा नियम है Zn मल्टीप्लाई n क्रम विन्मय ग्रुप होगा यदि n अभाज्य संख्या है, जहां Zn बराबर 1 2 3 n-1। ये बात ध्यान रखना, जब यहां मल्टीप्लाई दे रखा होगा तो Zn में 0 को काउंट नहीं किया जाता। ये दो वेरी मोस्ट रूल बन गए हैं और ये हमने पहले एग्जाम्पल समझे हैं, बाद में नियम दिए हैं। अब आप Z6 और Z7 पे इसको अप्लाई करके देख लेना, ये वाला ग्रुप नहीं होगा और ये ग्रुप होगा। और प्लस के लिए तो आप कोई से पे भी अप्लाई कर लेना, हमेशा ग्रुप होगा, वो चाहे Z+4 हो, Z5+5 हो, Z6+6 हो, ये हमेशा ग्रुप होंगे। लेकिन ये वाले तभी होंगे जब यहां आपके पास कोई प्राइम नंबर हो, कोई अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना। तो ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट कोई एग्जांपल आ जाएगा एग्जाम में जिसमें से आपको ऑप्शन ही टिक करना है, तो ये बात ध्यान रखेंगे और ग्रुप का सवाल आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। इसके बाद एक एग्जांपल हम और रखेंगे जिसमें हम एक और स्पेशल ग्रुप का एग्जांपल ले रहे हैं। देखना, UN और मल्टीप्लाई n। अभी आप इस U ऑफ n से इंट्रोड्यूस नहीं हुए हैं तो मैं बता दूं आपको, जहां ये UN होता है ना, ये होता है n से छोटी व n के सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। निकालना भी बता दूंगा, n से स्मॉलर और n के रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर कैसे होते हैं वो बता देता हूं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, पहले तो इसको समझ लो, मान लो U ऑफ 10 निकालना है, तो इस सापेक्षिक अभाज्य संख्या का क्या कंसेप्ट है पहले वो जानना जरूरी है। कोई भी नंबर के दूसरा नंबर सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाएगा अगर उन दोनों का HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक यदि 1 आता है तो उन नंबरों को सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे U10 है तो U10 के लिए हमें निकालना है, तो U10 का इससे छोटी संख्याओं के साथ हमें HCF ले लेके देखना है। 1 के साथ अगर लें तो 10 का HCF 1 आएगा। वैसे 1 अभाज्य संख्या नहीं है लेकिन यहां काउंट होगी, ध्यान रखना। उसके बाद 2 के और 10 के HCF 1 नहीं होता, 2 होता है, इसलिए वो काउंट नहीं होगी। उसके बाद 3, 4 और 10 का HCF भी 2 होता है, 4 भी काउंट नहीं होगा। 5 और 10 का HCF 5 होता है, 5 भी काउंट नहीं होगा। 6 और 10 का HCF भी 1 नहीं होता तो 6 भी काउंट नहीं होगा। 7 के साथ अगर 10 का HCF लिया जाए तो 1 आता है, तो 7 भी इसके अंदर काउंट होगा। 8 और 10 में भी HCF 1 नहीं होता। 9 में और 10 में HCF 1 आएगा और 10 और 10 के HCF में 10 आएगा। इसका मतलब U ऑफ 10 के अंदर 1 3 7 9 जैसे नंबर्स आएंगे। और भी मान लो निकालने आपको, मान लो U8 है, 1 से स्टार्ट करोगे, 1 का HCF तो हर के साथ 1 ही आएगा। 2 और 8 नहीं होगा, 3 और 8 हो गया। 4 और 8 में 4 भी नहीं होगा तो 5 होगा, 6 भी नहीं होगा और 7 के साथ 1 आएगा। समझ गए होंगे। इन चारों नंबर के साथ 8 का HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 8 को इंक्लूड नहीं करना, 10 को इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि लिखा हुआ यहां पे n से छोटी व सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का
समुच्चय। मान लो आपको निकालना है U12, तो U12 में कौन कौन आएगा? 1, उसके बाद में 5, 7 और 11। समझ गए होंगे? ये 12 से छोटे वो 4 नंबर हैं जिनके साथ 12 का HCF 1 आता है। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। U10, U8, U12, तो UN होने पर n से छोटी व सापेक्षिक अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है। अब इसको हमें चेक करना है कि ये ग्रुप होता है या नहीं होता। देखिए, सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं n का मान 6 ले लेते हैं, कोई भी और भी एग्जाम्पल क्लियर होते जाएंगे। मान लो मैंने यहां ले लिया U6 और यहां ले लिया मल्टीप्लाई 6। इसको हमें चेक करना है कि ये ग्रुप होता है क्या। तो पहले, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि U6 के अंदर एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 1 तो आना ही है, डेफिनेटली बनाना है। उसके बाद 2 के साथ नहीं, 3 के साथ भी नहीं, 4 भी नहीं होगा, 5 के साथ 6 का HCF 1 होता है। तो U6 में कौन आ गया? 1 और 5। कोई बात नहीं, 2 एलिमेंट है तो संक्रिया सारणी बना लेते हैं। यहां क्या लिख दिया हमने? गुणा 6, इधर आ गया 1 और 5, यहां भी आ गया 1 और 5। 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 का 5 से मल्टीप्लाई 5, 5 का 1 से 5, यहां 5 से 5 का 25 हो गया। 25 में 6 का डिवाइड लगाओगे, 24 टाइम तो चला गया, मतलब 4 टाइम चला गया, 24 आ गया। रेस्ट कितना बच गया? 1। तो यहां पे आ जाएगा 1। ये बन गई इसकी संक्रिया सारणी। आपने देखा कि संक्रिया सारणी में 4 अवयव मिले हैं, लेकिन वो चारों अवयव इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई आ रहा है। देखो 1 और 5, 5 और 1 वही रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब संक्रिया सारणी में मिलने वाले सभी अवयव दिए गए समुच्चय के हैं। तो संवरता गुणधर्म गुणा है तो सोचना ही नहीं है, साचर्यता गुणधर्म संतुष्ट होगा। तीसरा है तत्समक अवयव। तो ऐसा कौन सा अवयव है जिसको किसी से भी गुणा करने पर वही अवयव आ रहा है? तो आपके सामने है। 1 को 1 से किया 1, 1 को 5 से किया 5। इसका मतलब तत्समक अवयव कौन है? 1। कंडीशन सेटिस्फाई। प्रतिलोम, प्रतिलोम अवयव। तो प्रतिलोम अवयव हर अवयव का अलग अलग होगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? कितना आया? 1। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आए? तो 5 के सामने 1 कब आया? जब उसको 5 से मल्टीप्लाई किया गया। मतलब 1 का इनवर्स है, 5 का इनवर्स है। कोई बात नहीं, एग्जिस्ट तो इसी समुच्चय में कर रहे हैं। इसका मतलब प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। और क्योंकि क्रम विनिमयता तो सेटिस्फाई होगी, कम्यूटेटिवनेस तो सेटिस्फाई होगी, कारण गुणा संक्रिया है। मैंने बता दिया आपको, कैसी भी गुणा संक्रिया, कैसी भी योग संक्रिया हो, क्रम विनिमयता और साचर्यता गुणधर्म तो हमेशा सेटिस्फाई होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब UN गुणा n भी ग्रुप का पालन कर रहा है। तो आप लिख सकते हो ये कोई भी अवयव के लिए हो, क्या होगा? क्रम विनिमय ग्रुप है। हम और भी इसके एग्जाम्पल करने वाले हैं। एक एग्जाम्पल इसका और ले लेते हैं अपन, बड़े से बड़ा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने ले लिया U12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि U12 के अंदर अवयव कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल तो है U12 के अंदर अवयव कौन कौन से हैं। तो देखो U12 में सबसे पहले 1 तो आना ही है, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5, 7 और 11। इन चारों अवयवों के साथ U12 क्या कर रहा है? 12 के साथ इन चारों अवयवों का HCF 1 है। इसका मतलब U12 में ये 4 अवयव है। इसके बाद नंबर आता है संक्रिया सारणी का। तो संक्रिया सारणी में यहां मल्टीप्लाई 12 लिख दिया, इधर भी अवयव लिख दिए 1, 5, 7, 11, इधर भी लिख दिए 1, 5, 7, 11। सबको मल्टीप्लाई करेंगे और अवयव निकालेंगे। देखना, 1 को 1 से किया 1, 5 से किया 5, 7 से किया 7, 11 से किया 11। यहां तक तो कोई चेंज ही नहीं होना। उसके बाद देखो 5 को 1 से किया 5, 5 को 5 से किया 25,
12 का भाग लगाएंगे, 2 बार चला गया पूरा पूरा, यहां कितना आ गया 1, फिर गुणा करो 7 पंजू 35, 12 का भाग लगाएं, कितना बच गया बताओ 35, तो 2 बार चला गया 11 बच गया, 11 शेषफल आ गया, 5 को 11 से गुणा किया 55 और भाग गया है 4 बार 48, तो कितना बच गया 48 में से इसको घटाएं तो बच गए 7। समझ रहे हैं संकीर्ण सारणी कैसे बन रही है? 7 को 1 से 7, 5 से किया तो 7 पंजो 35, 35 के केस में यहां 11, 7 को 7 से करें 49, 48 बार तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 12 चौक 48, 1 बच गया शेषफल। 7 को 11 से करें 77, भाग लगाओ तो 12 6 72, बच गए कितने शेषफल 5। आसान है। 11 को 1 से करें 11, 5 से किया 55, 11 को 5 से किया 55 और 55 के केस में शेषफल कितना बच गया 7। 11 को 7 से करें 77, भाग चला जाता है 72 में तो चला जाता है, बच गया 5। और 11 को 11 से किया 121 और 121 में 12 का भाग करें तो 10 बार तो पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल आ गया 1। यानी गुणा कर दो और यहां जो नंबर है उसका डिवाइड लगा दो, डिवाइड लगाने के बाद जो शेषफल बचेगा वो उसके सामने वैल्यू को माना जाता है। अब देखो इसमें मिलने वाले 16 के 16 अवयव दिए गए समुच्चय में विद्यमान हैं। इसका मतलब पहला डाउट तो क्लियर है, समवर्तता गुणधर्म सेटिस्फाई होगा क्योंकि गुणा संक्रिया है, साचर्यता भी सेटिस्फाई होगा। तत्समक अवयव बताना है, ऐसा कौन सा अवयव है जिसको किसी भी अवयव से गुणा करने पर वही अवयव आ रहे हैं। तो देखो सारणी में 1 के नीचे 1, 5 के नीचे 5, 7 के नीचे 7, 11 के नीचे 11 लाने वाला अवयव कौन है 1, तो तत्समक अवयव कौन है यहाँ पे 1, यानी कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखो 1 का, 5 का, 7 का, 11 का, इनका हमें इनवर्स बताना है। तो 1 के सामने 1 कौन लाया 1 लेके आया, ये लो। 5 के सामने 1 कौन लाया 5, 7 के नीचे 1 कौन लाया 7, यानी 7 को 7 से गुणा करने पर ही तो आया ना, तो 7 का इनवर्स 7। 11 के नीचे 1 कब आया, जब उसको 11 से गुणा किया गया। इसका मतलब 1 का प्रतिलोम 1, 5 का 5, 7 का 7 और 11 का 11। कुल मिला के बात है कि हर अवयव का इनवर्स वो खुद ही है। ये बात आप ध्यान रखना, इसको हम एक विशिष्ट ग्रुप का नाम देते हैं, नाम बताऊंगा अभी। लेकिन अगर किसी ग्रुप के अंदर 4 अवयव हैं और वो चारों अवयव खुद के ही प्रतिलोम हैं तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है क्लाइन 4 ग्रुप। क्लाइन 4 ग्रुप आगे डिस्कस करेंगे। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 4 अवयव हों, चारों ही खुद के, मतलब जैसे 1 1 का, 5 5 का, 7 7 का, 11 11 का प्रतिलोम है, इनवर्स है, ऐसे ग्रुप का एक नाम निकाल दिया क्लाइन 4 ग्रुप। क्रम विनिमयता यहां सेटिस्फाई होनी है क्योंकि गुणा संक्रिया है। तो कुल मिला के हमने क्या पाया कि U12 मल्टीप्लाई 12 के लिए क्रम विनिमय ग्रुप होगा। तीसरा रूल निकल के आ गया, तीसरा रूल निकल के आ गया कि U1 मल्टीप्लाई N क्रम विनिमय ग्रुप होता है। वेरी मोस्ट है स्टूडेंट, सीधा पूछा जाता है एग्जाम में, सीधा पूछा जाता है एग्जाम में। एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं आज के इस लेक्चर में। तो ग्रुप के काफी एग्जांपल्स आपके क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये डेफिनेशन आप पहले लिख दो। क्लाइन ग्रुप, या उसको हम लिख सकते हैं क्लाइन 4 ग्रुप। इसका नाम मैंने चेंज कर दिया वापस से, क्लाइन 4 ग्रुप। परिभाषा आप समझ गए होंगे। 4 कोटि का ग्रुप, कोटि होती है ग्रुप के अंदर उपस्थित अवयवों की संख्या। 4 कोटि का ग्रुप, और विशेषता क्या है कि हर अवयव खुद का ही प्रतिलोम हो। 4 कोटि का ग्रुप जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोमी हो, जिसके लिए हमने अभी अभी एग्जाम्पल पढ़ा है। देखो याद रखना,
U12। बाकी आ भी सकता है कि निम्न में से क्लाइन 4 ग्रुप है, 4 ऑप्शन आपके पास, डायरेक्ट आपका पढ़ा हुआ है तो आप टिक कर दोगे, वरना अगर इनके अलावा कोई आता है तो आप उसको निकालोगे। तो इसका एक काउंटर एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये आप करके देख लेना। U8 भी है ना, U8 भी ऐसा ग्रुप होगा जिसमें हर अवयव खुद का प्रतिलोमी होगा। तो फिर बात आती है इसके काउंटर एग्जांपल की। तो काउंटर एग्जांपल हम ले रहे हैं जैसे U10 और मल्टीप्लाई 10। काउंटर एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं U10 मल्टीप्लाई 10। सीधी बात है, सारणी बना लेते हैं, यहां गुणा 10 लिख देते हैं। ये हम जानते हैं कि U10 में कौन कौन से अवयव आएंगे, 1 है, 3 है, 7 है और 9 है। ये चारों अवयव U10 में आते हैं क्योंकि ये चारों 10 से छोटे हैं और इन चारों के साथ 10 का HCF 1 आता है। तो इधर भी लिख दो 1 3 7 9, 1 3 7 9। तो पहली विशेषता तो ये फॉलो कर ही रहा है ना, 4 कोटि का ग्रुप तो ये है ही, इसलिए हमने इसको ऑप्शन में रखा है, वरना तो वहीं पे बात खत्म हो जाती। जिसके अंदर अवयव ही 4 या 4 से अलावा कोई भी है, 4 से कम या 4 से ज्यादा, तब तो वो क्लाइन 4 ग्रुप हो ही नहीं सकता। लेकिन ऑप्शन में सीधी सी बात है, कम से कम इतना तो आपको दिया ही जाएगा जिसके अंदर 4 अवयव होंगे। तो देखो 1 3 7 और 9, यहां तो कोई डाउट ही नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होंगे, ये की एलिमेंट आ जाएंगे। 3 से हुआ तो 3, 9 से हुआ, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 3 से मल्टीप्लाई हुआ 21, 10 से डिवाइड किया 1 आ गया, 3 को 9 से किया तो 27, भाग लगाएंगे तो 7 से इसफल आ जाएगा। 7 को 1 से किया 7, 7 या 21, 1 7 7 49, 9 7 9 हो गया आपके पास 63, ठीक है ना। तो 63 में 10 का भाग लगाएंगे तो 3 बच जाएगा। 9 9 3 27, 9 7 63, 9 9 81, 81 का मतलब 1 बच गया। अब देखो ग्रुप तो ये बन ही रहा है ना, बात ये हो गई थी कि UN मल्टीप्लाई N, क्रमविन में ग्रुप तो हमेशा ही होगा। लेकिन यहां बात है क्लाइन 4 ग्रुप होने की, ठीक है ना। अब ये ग्रुप की तो सारी कंडीशन फॉलो करेगा, हमें सीधा सीधा क्या चेक करना है, प्रतिलोम। परिभाषा आपके सामने लिखा हुआ है, वो एक ग्रुप जिसमें प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोमी हो। तो 1 का कौन है यहां पे बताओ, 1 को 1 से करने पर 1 आया, चलो बात ठीक है। 3 के सामने देखो, 3 के सामने 1 कब आया, जब उसको 7 से मल्टीप्लाई किया गया। 7 के सामने 1 कब आया, जब उसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया। और 9 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 1 आया, तो 9। ये दोनों तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन चारों अवयव नहीं कर रहे ना, इसका मतलब ये ग्रुप तो है, U10 मल्टीप्लाई 10 ग्रुप तो है लेकिन क्लाइन 4 ग्रुप नहीं है। तो एक इसका एग्जाम्पल और एक इसका काउंटर एग्जाम्पल दोनों माइंड में रहेंगे तो आप सवाल को इजीली कर देंगे। सवाल ऐसा आएगा, निम्न में से क्लाइन 4 ग्रुप है, ऑप्शन दे दिए U6 U8 U12 U10। 6 तो वैसे ही हट गया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो अवयव ही 2 थे। इन तीनों के लिए आपको पढ़ा हुआ रहेगा। U8 को आप सोल्व करके देखेंगे भी, U8 में 4 अवयव होते हैं, कौन कौन से, 1 3 5 7। ये भी उस सारी कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब ग्रुप तो ये होगा ही, 1 का 1, 5 का 5, 7 का 7 और 3 का 3, सारे प्रतिलोमी स्वयं होंगे। तो ये आपका क्लाइन 4 ग्रुप का एग्जाम्पल, ये इसका काउंटर एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट ये आज स्पेशल ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, एग्जाम में इनके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनते हैं, वो चाहे आप बीएससी फाइनल ईयर की बात करो, भले एमएससी प्रीवियस की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी आरपीएससी और केवीएस, स्कूल लेक्चरर हो, सेकंड ग्रेड हो, सब में ये टॉपिक कॉमन होता है। तो स्टूडेंट आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम आगे से आगे आपके लिए बहुत अच्छा मेटेरियल लेके आएंगे। आपका मोटिवेशन हमें मिलता रहना चाहिए, आपका ये साथ हमें हमेशा मिलता रहना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।